है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे। फाइनेंशियल मार्केट में भी हम कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, पूंजी बाजार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमें। तो हम पहले जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड आप नाम बहुत सुनते होंगे ना, तो आज आपको जानने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, TER क्या है, टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है यानी, और थर्ड हम जानेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है। फिर हम जानेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ETF क्या होता है। और ETF को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। शेयर के रूप में, मतलब ETF के 3 प्रकार हैं, शेयर के रूप में, बॉन्ड के रूप में और गोल्ड के रूप में। और शेयर के रूप में इसको 2 भागों में बांटते हैं, CPSE ETF और भारत 22, जो वर्तमान में अभी 2 लागू हैं, ठीक है। वर्तमान में ये 2 प्रकार के हैं, CPSE ETF और भारत 22। फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव्स जानेंगे और लास्ट में हम जानेंगे इन तीनों में ओवरऑल अंतर है क्या और ये तीनों है क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? जैसे आपको निवेश करना है शेयर मार्केट में, अब आपको पता ही नहीं कि आपको शेयर में आपको शेयर की डिफिनेशन ही नहीं पता, बॉन्ड ही नहीं पता कि शेयर और बॉन्ड हैं क्या, लेकिन आपको इतना पता है कि शेयर बाजार में निवेश करने से पूंजी बनती है, आपके पास धन भी है और आप लगाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको शेयर मार्केट का कोई ज्ञान नहीं। तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि कोई हो जो मेरी हेल्प करे। म्यूचुअल फंड यही करता है। म्यूचुअल फंड को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक कोष। म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, फंड मतलब कोष, तो म्यूचुअल फंड को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक कोष। ये होता क्या है? जैसे बहुत बड़ा एक पूल हो, ठीक है, एक टफ ले लीजिए, जैसे आपके घरों में टफ होता है ना, और उसमें बहुत सारा पानी उड़ेल दिया जाता है ना। तो म्यूचुअल फंड बस यही है, जहां पे छोटे बड़े सभी निवेशक क्या करते हैं, धन देते हैं, निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड को उसके प्रबंधन के लिए एक फंड मैनेजर होता है, जिसको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसको पूरा कैपिटल मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होती है। उसको आपसे, यानी अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन वह व्यक्ति दिन रात यही काम करता है। जो फंड मैनेजर होता है उसका काम ही है स्टॉक मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। तो एक ऐसा फंड जहां पे छोटे बड़े सभी निवेशक क्या करते हैं, धन को निवेश करते हैं, और वहां एक प्रबंधक मैनेजर होता है, ठीक है, फंड मैनेजर होता है, जो आपके धन को ले जाकर क्या करता है, शेयर में और बॉन्ड में क्या करता है, निवेश कर देता है आपके बदले में, ठीक है। और बदले में जो प्रतिफल, जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, वो आपको बांट दिया जाता है आपके रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात समझ में आई? म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक प्रकार का निवेश का विकल्प होता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश का विकल्प होता है, जहां पे क्या होता है, छोटे बड़े सभी निवेशक क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और वहां एक प्रबंधक मैनेजर, जो फंड मैनेजर होता है, वो क्या करता है, उस धन को ले जाकर, आप करते शेयर में निवेश, बॉन्ड में निवेश, तो वहां क्या होता है, एक फंड मैनेजर क्या करता है, उस धन को ले जाकर शेयर और बॉन्ड में निवेश कर देता है, और जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसको क्या करता है, जो निवेशक है उनमें बांट दिया जाता है, उनमें वितरित कर दिया जाता है, उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में देखिए 2 प्रकार का जोखिम होता है, एक होता है सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया? ऐसे समझिए कि ये एक टोकरी है, ठीक है। अब आपको निवेश करना नहीं पता कि शेयर मार्केट में आपको कैसे निवेश करना है, या आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुझे पता है शेयर मार्केट के बारे में, तो ये टोकरी है, ये म्यूचुअल फंड है, और आपने पैसे डाल दिए, एक व्यक्ति और आया, उसने भी पैसे डाले कि भाई मेरा भी पैसा लगा देना, मेरा भी लगा देना, मेरा भी लगा देना। अब मैं इस फंड को लेकर गई, अब मैं इस कोष को लेकर गई और निवेश कर दिया मैंने, बहुत सारे बॉन्ड में, बहुत सारे शेयर्स में, विभिन्न कंपनियों के शेयर्स और विभिन्न कंपनियों के बॉन्ड्स में मैंने निवेश कर दिया। अब मुझे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब आपने जितना धन निवेश किया होगा, आपके उस धन के रेशियो के अकॉर्डिंग आपको एक यूनिट्स मिली होगी। अब यूनिट्स क्या है, मैं अभी आपको बता रहे, ठीक है। तो वहां पे बदले में यूनिट मिला करती है, जब आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको यूनिट दिया जाता है। फिर आपको उस यूनिट के अकॉर्डिंग क्या करता है, आपके धन को, यानी आपका जो प्रॉफिट, जो मुझे प्रतिफल मिलेगा, मैं आपको उसको बांट दूंगी, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, क्या जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो क्या वहां रिस्क नहीं होता, जोखिम नहीं होता? होता है, याद रखिएगा। आपसे कभी घुमा फिरा कर पूछे कि क्या वहां जोखिम नहीं होता, तो वहां भी जोखिम होता है, लेकिन वहां जो जोखिम होता है, देखो शेयर मार्केट में 2 प्रकार का जोखिम होता है, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। अब ये क्या है, ये जानने का विषय नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचाता है। शेयर बाजार का जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, म्यूचुअल फंड आपको वही अनसिस्टमैटिक रिस्क से क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है आपको ये? क्योंकि यहाँ जो पोर्टफोलियो होता है उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। पोर्टफोलियो हमने आपको बताया था ना, शेयर मार्केट में जो निवेश होता है ना, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है ना। आपने जब FPI पढ़ा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, वह निवेश जो शेयर बाजार में किया जाता है ना। तो पोर्टफोलियो वो निवेश जो शेयर बाजार में हो रहा है, तो पोर्टफोलियो का क्या हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, तो इसलिए रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है, और ये अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचाता है। सिस्टमैटिक रिस्क उसको ये समाप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिस्क तो झेलना पड़ेगा, लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है उससे बचा लेता है आपका म्यूचुअल फंड। अब ये पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, इसका क्या मतलब है? होता क्या है कि जैसे आप अगर निवेश करने गए, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करें, आप अपने से निवेश करने गए शेयर और बॉन्ड में, ठीक है, तो सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब नुकसान जो हुआ
उस कंपनी के सपोज शेयर ऊपर नीचे गए, सपोज डाउन हो गए, तो उसका पूरा लॉस आपको अकेले सहना पड़ रहा है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसके पास तो बहुत सारे लोगों ने निवेश किया होता है, छोटे बड़े सब निवेशकों ने, तो वो पूरा धन को ले जाके एक कंपनी या एक कंपनी के शेयर या बॉन्ड में निवेश नहीं करता। वो क्या करता है, बहुत सारी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में निवेश कर देता है। मेरे पास जो धन था, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे नहीं मैं अपना अलग से जाके निवेश करूंगा, और आप अपना गए अलग से जाके निवेश कराए किसी भी कंपनी का, मान लीजिए रिलायंस में कराए, ठीक है। अब उसके शेयर नीचे गिर गए तो आप अकेले अपना प्रॉफिट झेल रहे हैं, पूरा जो पोर्टफोलियो जो नुकसान था वो आप अकेले झेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने म्यूचुअल फंड में आप निवेश किया, ठीक है, तो आपका वही जो 1,000 रुपए था, ठीक है, मान लीजिए कि 1,000 रुपए आपने निवेश किया। पहले आप 1,000 में एक ही कंपनी के शेयर खरीद रहे थे, अब आपने क्या किया, 1,000 का जो आपका जो निवेश था, अब आपने म्यूचुअल फंड में किया वही 1,000 निवेश। अब वो आपका 1,000 बहुत सारी कंपनियों में निवेश हो रहा है। बहुत सारी कंपनियों में निवेश होने का मतलब जो म्यूचुअल फंड के पास जो धन होता है वो बहुत सारी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में निवेश करता है। और शेयर बाजार का एक रूल होता है कि सबको तो हानि नहीं हो सकती एक साथ, और सबको लाभ भी नहीं हो सकता एक साथ। किसी को हानि होगी तो किसी को लाभ होगा। तो मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में निवेश किया, तो किसी के शेयर गिरे तो किसी के उछाल में रहे, किसी के उछाल में तो किसी के गिरे, तो जिस अकॉर्डिंग, तो उसके जितने भी उसने जितना निवेश किया तो सारा निवेश तो नहीं डूब जाएगा, कहीं से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं से उसको लॉस मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्या किया, बहुत सारी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में आप निवेश कर लेते हैं। यही होता है कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जो आपका जो रिस्क था वो कम हो जा रहा होता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको यूनिट्स मिलती है। अब यूनिट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अभी हम आपको बोर्ड में समझा रहे हैं पर अभी हमें सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास आए धन अपना निवेश करने, ठीक है, मैंने आपको बदले में मार्कर दे दिया, ठीक है, इसको समझ लीजिए यूनिट्स। और मैंने कहा जब आप आएंगे तो आप अपना मार्कर लेके मेरे पास आएंगे। सपोज मान लीजिए कि आपने 10 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, मान रहे हैं 10 रुपए, ठीक है, और मैंने आपको बदले में 2 मार्कर दे दिए, ठीक है, ये आपकी 2 यूनिट्स हैं। अब एक यूनिट्स का मूल्य कितना होगा, वो आपका निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, यानी एक मार्कर के बदले आपको कितना धन मिलेगा। 2 मार्कर अगर आपके पास है तो कितना मिलेगा। किसी ने बहुत ज्यादा निवेश किया तो मैंने उसको 500 मार्कर दे दिए, किसी ने और ज्यादा निवेश किया तो उसको 1,000 मार्कर दे दिया। अब वो सारे अपने यूनिट्स यानी सारे मार्कर लेके आ रहा है, सारे मार्कर मतलब सारी यूनिट्स लेके आ रहा है, और कितनी यूनिट्स होंगी उस यूनिट्स को अकॉर्डिंग मैं आपको पैसा दूंगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक मार्कर, एक यूनिट्स का मूल्य मैंने 5 रुपए रखा, तो आपने 10 रुपए लेके आए, ठीक है, 10 मतलब दो मार्कर आप मेरे पास लेकर आए कि भाई आपने मुझे 2 यूनिट्स दी थी, अब मेरा धन दो। तो आपके एक यूनिट्स का मूल्य मैंने कितना रखा, 5 रुपए, तो 2 यूनिट्स मतलब 10 रुपए, ठीक है, मान रहे हैं आप, ठीक है। तो अब यूनिट्स क्या होता है कि और थोड़ा टेक्निकल, जो आप जिस लैंग्वेज में आप लिख कराएंगे उसको समझिए आप बोर्ड में। हमने क्या कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों को उनके निवेश जो कर रहे हैं उन निवेश के बदले यूनिट्स प्राप्त होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में निवेशकों को निवेश के बदले में यूनिट्स प्राप्त होती है। देखिए यूनिट्स कैसे निकालते हैं, निवेशकों को यूनिट्स यानी जो यूनिट्स प्राप्त हो रही है कैसे निकाली जाती है, निवेश बटे स्कीम का कुल NAV। एन मतलब होता है नेट, ए मतलब होता है एसेट, और वी मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि निवेश आपने 20,000 का किया म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और जो स्कीम का NAV है, जो नेट एसेट वैल्यू है वो आपका 20 रुपए है, ठीक है। तब जो निवेशक को प्राप्त होगा यूनिट्स कितनी प्राप्त होगी, 20,000 में आप 20 का भाग दे दीजिए। देखिए 0 से 0 कैसे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया आपका 1,000 आ रहा है, यानी आपको 1,000 यूनिट्स प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो NAV स्कीम, NAV है क्या, सुनिए, NAV जो होता है ये है क्या, ये स्कीम के वर्तमान प्रति यूनिट मूल्य को प्रदर्शित करता है, यानी प्रति यूनिट यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है वर्तमान में उसको प्रदर्शित कर रहा होता है क्या, NAV। वही हमने दिखाया ना कि वर्तमान में सपोज NAV की वैल्यू 20 है और आपने इतना निवेश किया तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, इतनी यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। आपको बात समझ में आई, यानी एक यूनिट्स का मूल्य कितना होगा आपका 20 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का एक और बात, अब यहां तक आपका म्यूचुअल फंड था और ये आपका यूनिट्स, आप आई होप आपको समझ आया होगा। आगे सुनिए, म्यूचुअल फंड का नियामक कौन होता है, सेबी। म्यूचुअल फंड का नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, इन्हें AMC बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC बोला जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत वर्ष 1964 में होती है, 1964 में हुई। किस रूप में, पहला म्यूचुअल फंड का था UTI। भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1964 में UTI म्यूचुअल फंड के रूप में होती है। इसकी पहली स्कीम का जो नाम था वो क्या था, पहली स्कीम इसकी थी US 64 इसकी पहली स्कीम थी, ठीक है। वर्तमान में संपत्ति के आधार पर SBI म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड करयुक्त यानी कर योग्य होता है, याद रखिएगा, यानी इसका जो रिटर्न होता है, जो प्रतिफल होता है उस पर टैक्स लगता है। तो म्यूचुअल फंड के स्कीम के प्रकार आप जाने कि म्यूचुअल फंड में जो स्कीम होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनको आप समझिए। तो म्यूचुअल फंड के स्कीम के प्रकार, अब म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या प्रकार देखिए। पहला इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम में क्या होता है, यहां इक्विटी यानी शेयर में
कम से कम 65% का निवेश होता है। कितना? 65% का निवेश होता है। इक्विटी स्कीम में शेयर या इक्विटी में, शेयर या इक्विटी एक ही चीज होती है, उसमें कम से कम 65% का क्या होता है? निवेश होता है। इक्विटी स्कीम का जो निवेश होता है वो 3 प्रकार की कंपनियों में होता है। हमने कंपनी आपको पढ़ा दिया कैप के आधार पर, एम कैप के आधार पर। तो एक होता है लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। इन तीनों प्रकार की कंपनी में इक्विटी स्कीम के अंतर्गत क्या होता है? निवेश होता है। दूसरा क्या है म्यूचुअल फंड के स्कीम के प्रकार में? डेट स्कीम। डेट स्कीम में क्या होता है? कम से कम 65% निवेश होगा, लेकिन कहां? बॉन्ड या डिवेंचर में। यहां बॉन्ड या डिवेंचर में निवेश होगा और यहां कहां हो रहा है निवेश? 65% शेयर में हो रहा है। तीसरा है आपका लिक्विड स्कीम। लिक्विड स्कीम में क्या होता है? यह अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित स्कीम होती है, ठीक है, जहां अधिकांश कोष पत्र और सरकारी अल्पकालिक प्रतिभूति में निवेश होता है। कहां निवेश होता है? अधिकांश कोष पत्र और सरकारी अल्पकालिक प्रतिभूति में निवेश होता है। यहां प्रतिफल बचत खाते के समान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिस्क कम तो रिटर्न कम, ठीक है। याद रखिएगा सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सरकारी होता है ना, ज्यादातर यहाँ क्या होगा? अधिकांश कोष पत्र और सरकारी अल्पकालिक प्रतिभूतियों में निवेश होता है। ये लिक्विड हो गया आपका। थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका बैलेंस्ड स्कीम। क्या है? बैलेंस्ड स्कीम। ये क्या होता है? इसमें 65% बैलेंस्ड स्कीम में क्या होता है? 65% इक्विटी यानी शेयर में होता है निवेश और 65% किसमें होता है? बॉन्ड में निवेश होता है। 65% शेयर में निवेश होता है और 35% बॉन्ड में निवेश होता है। फिफ्थ है आपका ELSS स्कीम। इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां निवेशक को आयकर अधिनियम 1961 के तहत 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख, कितना? अधिकतम 1.5 लाख रुपए की छूट प्राप्त होती है, ठीक है। इसका बंधक समय यानी लॉकिंग पीरियड कितना होता है? इसका 3 वर्ष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया? जो ELSS है यह एक विशेष प्रकार का म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां निवेशक को आयकर अधिनियम 1961 के तहत 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की क्या होती है? छूट प्राप्त होती है। इसका जो लॉक पीरियड होता है, बंधक समय होता है, वो 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष तक आप इसका जो लॉक पीरियड है वो होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रकार क्या। आप म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार से निवेश कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रकार, म्यूचुअल फंड में निवेश के 3 प्रकार है मुख्यतः, ठीक है। पहला एक मुश्त मतलब जहां प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि निवेश की जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक मुश्त। दूसरा है SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है STP मीन्स सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये जानना आपके लिए इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, आपको पेचनी नहीं करनी, याद रखिएगा, आपको GS का नॉलेज रखना है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश के 3 प्रकार होते हैं, एक मुश्त, शिप और STP, ठीक है। अब TER क्या है? तो TER है क्या? टोटल एक्सपेंस रेशियो, कुल खर्च अनुपात क्या होता है? TER होता क्या है? जैसे अब म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, जैसे मैं हूं, ठीक है, आप सबके धन को मैं निवेश करने जा रही हूं बॉन्ड में या शेयर्स में, तो ऐसा तो नहीं कि मैं मुफ्त में करूंगी, मुझे भी कुछ खर्चा पानी चाहिए, है ना, मेरा भी कुछ अपना खर्च होगा। तो TER वही है, यानी म्यूचुअल फंड अपने फंड का जो प्रबंधन है उसके प्रबंधन और संचालन के लिए जो खर्च वसूलती है उसको TER बोलते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी फंड के प्रबंधन और संचालन के लिए जो खर्च वसूलती है उसे TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब TER वसूलती कहां से? ये NAV पर आरोपित होता है, नेट एसेट वैल्यू। अभी हमने आपको पढ़ाया था ना यूनिट्स वाले में, NAV क्या होता है? प्रति यूनिट्स जो होता है उसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है कि हर यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, वो NAV बताता है, ठीक है। तो TER किससे वसूला जाता है? किस पे आरोपित होता है? NAV पर आरोपित होता है। यानी अगर NAV का रेट मान लीजिए कि 20 रुपए था, तो TER लगने के बाद वो मान लीजिए उसने 2 रुपए लगा दिया TER, तो 18 रुपए अब आपको NAV मिल रहा है, ठीक है। तो TER की अधिकतम सीमा और TER का मतलब TER की सीमा कितनी होगी और TER की अधिकतम सीमा होगी, इन दोनों का अलग अलग देखिए निर्धारण होता है। TER का याद रखिएगा, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसकी जो अधिकतम सीमा है उसका निर्धारण सेबी करेगा, यानी TER कितना होगा मनमानी नहीं होगा, उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण सेबी करेगा। मान लीजिए सेबी ने कहा कि 20 रुपए होगा TER, ठीक है। अब अधिकतम सीमा तो 20 रुपए है, अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी तय करे कि उसको TER कितना लेना है, 5 रुपए लेना चाहती है, 10 रुपए लेना चाहती है, मैंने 20 कह दिया, आप 5 मान लीजिए, 2 मान लीजिए कि सेबी ने 5 रुपए निर्धारित किया TER, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड कंपनी तय करेगी कि उसको कितना आरोपित करना है, 5 का पूरा अधिकतम 5 ही लगा देना है, उसको TER वसूलना है, 3 की 4 की 2 कितना वसूलना है, ये तय करेगी। तो याद रखिएगा TER की अधिकतम सीमा का निर्धारण सेबी करता है और TER का निर्धारण कौन करता है? म्यूचुअल फंड कंपनी करती है। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि फंड क्या होता है।
ठीक है। फंड दो प्रकार के होते हैं, देखिए, एक एक्टिव और एक पैसिव, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, ठीक है। तो सक्रिय फंड क्या होता है? सक्रिय फंड वह फंड होता है जहां फंड के संचालन यानी फंड के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है। जहां फंड का जो फंड है उसका प्रबंधन द्वारा किया जाता है, उसको सक्रिय बोलते हैं। जहां फंड का प्रबंधक द्वारा होता है उसे सक्रिय फंड बोलते हैं। और निष्क्रिय फंड, जहां फंड के प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधक नहीं होता, उसको निष्क्रिय फंड बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फंड एक विशेष प्रकार का क्या होता है? कोष होता है, फंड होता है, जो एक किसी विशेष सूचकांक का अनुसरण करता है, जैसे बीएसई ले लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये किसका अनुसरण करता है? सेंसेक्स का अनुसरण करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका किसका अनुसरण करता है? सेंसेक्स का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार सेंसेक्स का जो निष्पादन होगा वो किस पर डिपेंड करता है? जो बीएसई है, बीएसई कोष है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उस कोष का निष्पादन केवल सेंसेक्स के निष्पादन पर निर्भर करेगा। मान लीजिए आप एनएसई ले लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब ये किसका अनुसरण करता है? निफ्टी का। तो एनएसई का जो निष्पादन है, एनएसई का जो निष्पादन होगा वो किसके निष्पादन पर डिपेंड करेगा? निफ्टी के निष्पादन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंडेक्स फंड एक विशेष प्रकार का फंड होता है जो किसी विशेष सूचकांक का अनुसरण करता है, जैसे बीएसई आपका सेंसेक्स का अनुसरण करता है और एनएसई आपका निफ्टी का अनुसरण करता है। तो बीएसई फंड का जो निष्पादन है वो यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निष्पादन सेंसेक्स के निष्पादन पर निर्भर करेगा और एनएसई फंड का निष्पादन निफ्टी के सूचकांक के निष्पादन पर डिपेंड करेगा। अब ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ क्या है? यह भी एक प्रकार का क्या होता है? निवेश फंड होता है। ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? लिस्टेड होता है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? ये भी क्या होता है? लिस्टेड होता है, सूचीबद्ध होता है। होता क्या है इसमें एक समान कंपनियों के शेयर्स होते हैं, ठीक है। एक समान कंपनियों के अलग अलग क्या होते हैं? शेयर शामिल होते हैं, जहां निवेशक डीमैट खाते के जरिए निवेश कर सकता है। एक समान कंपनियों के अलग अलग निवेश होते हैं, इसका क्या मतलब? मान लीजिए कोई वित्त से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है वित्त से संबंधित जो बैंकिंग का काम कर रही है, एक पेंशन का काम कर रही है, ठीक है, एक बीमा का काम कर रही है। तो वित्त से संबंधित जितनी कंपनियां होंगी उनके एक साथ होंगी एक टोकरी के रूप में, उनके शेयर अलग अलग होंगे कि भाई ये बीमा वाली कंपनी है, पेंशन वाली है, ये बैंकिंग सेवा जो कर रही वो है, ठीक है। मान लीजिए कि पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके सारे जितने भी होंगे अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स जो होंगे उनके सारे क्या होंगे? शेयर्स रखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि दूरसंचार कंपनियां हैं, तो अलग अलग दूरसंचार कंपनियां कौन सी किस फील्ड में काम कर रही है, वो सारी कंपनियों के अलग अलग शेयर्स होंगे, ठीक है। तो ईटीएफ एक प्रकार का निवेश होता है, एक प्रकार का निवेश फंड होता है जो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। यहां क्या होता है? बहुत सारी कंपनियों की जो एक निश्चित कार्य से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यानी जिसमें एक समान कंपनी के अलग अलग शेयर होते हैं। एक समान कंपनी का मतलब कार्य एक ही कर रही होंगी, यानी दूरसंचार अगर संबंधित कंपनियां हैं तो कार्य दूरसंचार से संबंधित कर रही है। जैसे वित्त से संबंधित कार्य कोई बीमा का कर रहा है, कोई पेंशन का कर रहा है, कोई बैंकिंग का काम कर रहा है, लेन देन का, तो कार्य तीनों वित्त का कर रही है, लेकिन अलग अलग कार्य हैं तो तीनों वित्त से संबंधित, ठीक है। जहां एक समान कंपनी के अलग अलग शेयर शामिल होते हैं और जो निवेशक होता है वो डीमैट खाते के माध्यम से क्या करता है? निवेश करता है, ठीक है। ईटीएफ निवेश का माध्यम होता है जो क्या होता है? जहां निवेश किसी निश्चित सूचकांक का क्या करता है? अनुसरण करता है। यह निष्क्रिय कोष प्रबंधन होता है। ईटीएफ शेयर या बॉन्ड का वह बास्केट होता है जिसमें एक समान कंपनी के अलग अलग शेयर शामिल होते हैं। जैसे वित्त से संबंधित कोई कंपनी हो गई, जितनी भी कंपनियां होंगी, ठीक है, पीएसयू के जितने संबंधित हैं क्षेत्र हैं, और दूरसंचार कुछ भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपका है ईटीएफ। अब ईटीएफ के प्रकार हैं, तो ईटीएफ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक शेयर के रूप में, पहला शेयर के रूप में, दूसरा बॉन्ड के रूप में और तीसरा गोल्ड के रूप में, ठीक है। ईटीएफ के 3 प्रकार, शेयर, बॉन्ड और गोल्ड के रूप में। तो शेयर ईटीएफ वर्तमान में 2 प्रकार का है। शेयर ईटीएफ जो पहला हमने बताया वो 2 प्रकार का है। शेयर ईटीएफ भी 2 प्रकार, हमने आपको जब क्लास शुरू किया ना, पहले बोर्ड में आपको लिख के दिखाया था ना कि शेयर ईटीएफ 3 प्रकार का, जो ईटीएफ है 3 प्रकार का, शेयर, बॉन्ड और गोल्ड। और जो शेयर ईटीएफ है वो भी 3 प्रकार का है। पहला क्या है आपका? सीपीएसई ईटीएफ हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इसको वर्ष 2014 में शुरू किया गया। इसमें 11 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है, पीएसयू इसमें शामिल है, ठीक है। दूसरा क्या है? पहले का हम भाग बता रहे हैं, ठीक, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बता रहे हैं। भारत 22 वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। इसमें 22 उपक्रम है, जिसमें 16 पीएसयू है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, 3 निजी क्षेत्र के उपक्रम है यानी निजी संस्थान है, और 3 सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत 22 का जो फंड मैनेजर है वो कौन है? याद रखिएगा, भारत 22 का फंड मैनेजर आईसीआईसी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और ये क्यों शुरू किया गया ईटीएफ जो भारत 22 है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है विनिवेश को प्रोत्साहित करना, तो आपसे पूछा जाए कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, फिर दोनों में अंतर क्या है? याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड की तुलना में ईटीएफ में जोखिम कम होता है।
ईटीएफ में जोखिम कम होता है, यही कारण है कि ईटीएफ में म्यूचुअल फंड की तुलना में प्रतिफल अधिक हो जाता है। जोखिम कम तो प्रतिफल इसका अधिक हो जा रहा है। अब प्रतिफल हमने आपको बताया था कि जोखिम अधिक होगा तो प्रतिफल ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ प्रतिफल अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ ईटीएफ में जो म्यूचुअल फंड की तुलना में जो टीआर लग रहा है म्यूचुअल फंड की तुलना में वो बहुत कम होता है। यही कारण है कि जो ईटीएफ में क्या होता है, इसका प्रतिफल ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में एनएवी का जो निर्धारण है दिन में सिर्फ एक बार होता है, वहीं ईटीएफ में जो एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, उसका निर्धारण दिन में कई बार हो सकता है, यानी सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक में कितनी ही बार हो सकता है। ठीक है, तो ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कुछ प्रमुख अंतर है। अब आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव एक प्रकार का वित्तीय साधन है। डेरिवेटिव एक प्रकार का वित्तीय साधन है, यानी इसका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इसका जो मूल्य है वो अंतर्निहित वस्तु के आधार पर होता है। इसका जो मूल्य है वो अंतर्निहित वस्तु के आधार पर होता है, संपत्ति कह लीजिए या प्रतिभूति कह लीजिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव एक प्रकार का वित्तीय साधन होता है जिसका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इसका एक प्रकार के वित्तीय साधन का मतलब होता है जिसका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इसका जो मूल्य का जो निर्धारण होता है इसमें निहित संपत्ति या प्रतिभूति के आधार पर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई टॉफी है। ठीक है, मान लीजिए आप उस टॉफी से अंदर से हम आपकी टॉफी निकाल लें, आप उसके आपका रैपर बचा, तो बात आइए उस रैपर का क्या मूल्य है? उस 1 रुपए की टॉफी से हमने टॉफी निकाली, अब उस रैपर का क्या मूल्य है? एक्चुअली में उस टॉफी का मूल्य तो उसके अंदर टॉफी के कारण था ना, तो वही है डेरिवेटिव कि इसका अपना खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इसका जो मूल्य होता है वो अंतर्निहित संपत्ति या प्रतिभूति के आधार पर होता है। तो डेरिवेटिव एक प्रकार का क्या होता है, वित्तीय साधन होता है। और इसका नियामक याद रखिएगा, डेरिवेटिव का नियामक जो है वो आरबीआई और सेबी दोनों होते हैं। ठीक है, आरबीआई और सेबी दोनों होते हैं। डेरिवेटिव शेयर, बॉन्ड, मुद्रा, वस्तु या सोना सभी रूपों में हो सकता है। डेरिवेटिव कभी पूछ रहे कि सिर्फ बॉन्ड के रूप में होता है, शेयर के रूप में होता है सिर्फ, तो नहीं, याद रखिएगा डेरिवेटिव चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे शेयर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे सोना हो, सभी रूपों में डेरिवेटिव क्या हो सकता है, हो सकता है। अब डेरिवेटिव के प्रकार जान लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स के प्रकार, डेरिवेटिव के प्रकार फॉरवर्ड डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव, स्वैप डेरिवेटिव। अब ये फॉरवर्ड डेरिवेटिव का ध्यान से सुनिएगा। जब दो व्यक्ति या दो पक्ष किसी निश्चित तिथि में पूर्व तय मूल्य पर वस्तुओं की खरीद बिक्री का अनुबंध करते हैं कि भाई इस तिथि को हम इस वस्तु का इस मूल्य पर खरीद बिक्री करेंगे, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, यह अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक रूप में होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर होता है, इसीलिए क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, गैर मानकीकृत होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, गैर मानकीकृत होता है। क्यों? क्योंकि ये अनौपचारिक होता है। और अनौपचारिक क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर होता है। ठीक है, अब इसी को डिफिनेशन उलट दीजिए, मतलब अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कर दीजिए, यानी जहां दो व्यक्ति या पक्ष पूर्व निर्धारित मूल्य में किसी निश्चित तिथि में, पहले से मूल्य निर्धारित है और निश्चित तिथि में वस्तुओं का जब क्रय विक्रय का अनुबंध करते हैं तो इसे फ्यूचर डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज के जो फ्यूचर डेरिवेटिव है स्टॉक एक्सचेंज में होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज से बाहर होता है। तो ये कैसा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के भी अंदर हो रहा है, तो ये मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है। इसलिए फॉरवर्ड की तुलना में फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है, अधिक बाध्यकारी होता है। क्यों? क्योंकि यह स्टैंडर्ड है, मानकीकृत है, यह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन डेरिवेटिव। अब ये ऑप्शन डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों को क्या होता है, खरीद और बिक्री का क्या होता है, विकल्प दिया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन का खरीदार को क्या करता है, खरीद यानी क्रय करने का विकल्प देता है कि भाई आपको खरीदना है कि नहीं, उसको कब खरीदना है कब नहीं। कॉल ऑप्शन उसको खरीदने का विकल्प देता है। ठीक है, जब शेयरों के मूल्य में वृद्धि हो रही हो। ठीक है, और जब शेयरों के मूल्य में गिरावट हो रही हो तो पुट ऑप्शन क्या करता है, खरीदार को बेचने का विकल्प देता है। ठीक है, शेयरों को। ठीक है, पुट ऑप्शन जब शेयरों में गिरावट होती हो तो खरीदार को बेचने का विकल्प देता है। कॉल ऑप्शन जब शेयरों के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको क्रय करने का ऑप्शन देता है। तो ये है आपका ऑप्शन डेरिवेटिव। नेक्स्ट है आपका स्वैप डेरिवेटिव। अब ये क्या होता है? इसका संबंध अदला बदली से होता है। याद रखिएगा, अदला बदली से इसका संबंध है स्वैप का। इसका संबंध खरीद बिक्री से नहीं है, अदला बदली से। अदला बदली से इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि करेंसी, एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी को स्वैप करना। मान लीजिए कि आपने किसी से येन में उधार लिया, जापान की मुद्रा येन में उधार लिया। ठीक है, अब आपने पहले से कर रखा है कि भाई मैं वापसी किसी भी मुद्रा में कर सकता हूं, मैं रुपया में कर सकता हूं, डॉलर में कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है, करेंसी स्वैप हो रही है, करेंसी की अदला बदली हो रही है। ठीक है, तो स्वैप का संबंध अदला बदली से होता है, जो जोखिम कम करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे करेंसी स्वैप हो गया। ठीक है, यानी अब उस वक्त मान लीजिए कि आपने येन में लिया, अब जब आप लौटाना चाहते हैं तो येन और रुपए में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, जो विनिमय दर जोखिम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस जोखिम से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाई किसी भी मुद्रा में आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्वैप।
तो म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और ईटीएफ, आई होप आपको तीनों चीज समझ में आई होगी। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश विकल्प होता है जहां पे आप एक फंड मैनेजर की सहायता से शेयर बाजार में निवेश कर पाते हैं विभिन्न प्रकार के शेयर और बॉन्ड्स में, है ना। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, जो किसी विशेष सूचकांक का अनुसरण कर रहा होता है, ठीक है। और आपने जाना कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स एक प्रकार का वित्तीय साधन होता है जिसका खुद का तो कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसका जो मूल्य निर्धारण होता है वो उसमें निहित साधन या प्रतिभूति, जो उसमें निहित संपत्ति होती है या प्रतिभूति होती है, उसके आधार पर होता है। तो ये आपका था म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और ईटीएफ। तीनों ही एक प्रकार की क्या है? शेयर बाजार से निवेश से संबंधित चीजें होती हैं। अगर इनमें मुख्य अंतर पूछा जाए, तीनों में अगर मुख्य अंतर, तो देखिए निवेश की प्रकृति के आधार पर अंतर देखिए। निवेश की प्रकृति के आधार पर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश होता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में आप प्रत्यक्ष निवेश कर रहे हैं। वहीं डेरिवेटिव में क्या होता है? आप अनुबंध के रूप में निवेश कर रहे होते हैं, अनुबंध के रूप में होता है निवेश, ठीक है। अब जोखिम देखिए, जोखिम के आधार पर तीनों में अंतर देखिए। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में जोखिम विविधीकरण के माध्यम से कम किया जा सकता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? जोखिम का विविधीकरण होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। हमने बोला कैसे डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि भाई आप अकेले निवेश करते हैं तो बहुत ज्यादा जोखिम हो जाता है, लेकिन आप इनके माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो आपका वही धन कई सारी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में निवेश हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जा रहा है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो विविधीकरण है, उसके माध्यम से जोखिम कम हो जाता है। वहीं आपका जब आप डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता, जबकि डेरिवेटिव्स में जोखिम अधिक हो सकता है क्योंकि इसका मूल्य अंतर्निहित वस्तु के मूल्य पर होता है। मान लीजिए उस टॉफी का कल में कोई मूल्य ही ना रह जाए, तो रैपर का तो भाई बात मूल्य था नहीं, टॉफी भी खराब हो गई तो उसका क्या मूल्य है? कुछ नहीं, वो भी एक्सपायर हो गई तो वो भी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे जोखिम ज्यादा हो रहा होता है, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर अगर अंतर देखें, उद्देश्य के आधार पर इन तीनों में अंतर देखें तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का उद्देश्य लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का उद्देश्य लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और रिटर्न प्राप्त करना होता है, जबकि डेरिवेटिव का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन और संभावित लाभ को क्या करना होता है? संभावित लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, संभावित लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इन तीनों निवेश विकल्पों का उपयोग निवेशकों की जरूरतों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर किया जाता है कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हैं, किसमें निवेश कर सकते हैं। ये तीनों एक प्रकार के निवेश विकल्प होते हैं जिनके माध्यम से आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और ईटीएफ आपको समझ में आया होगा। इतना ही जानना है आपको, पीएचडी नहीं करनी किसी चीज में, याद रखिएगा इतना बहुत जान लिया आपने। और आप डेरिवेटिव्स पे भी, डेरिवेटिव्स से और म्यूचुअल और ईटीएफ से प्रश्न भी पूछे गए हैं ISPT 16 या 14 में, ऐसा कुछ देख लीजिएगा आप। तो फिर वीडियो अब लंबा हो जाएगा, चलिए यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।